गुड मॉर्निंग। आज हम यहाँ फिजिक्स में 11th क्लास में दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति पाठ को पढ़ रहे हैं और इस पाठ में हम आज देखेंगे कोणीय संवेग L और बलागुण टाउ में संबंध। कोणीय संवेग क्या कौन सी राशि थी? पिछले वीडियो में हमने इसको पढ़ाया है कि यदि कोई कण घूर्णन अक्ष के प्रति घूर्णन गति कर रहा है तो इस कण के रेखीय संवेग का अक्ष के प्रति जो आघूर्ण होता है उसी को हम कोणीय संवेग कहते हैं। इसको L से प्रकट करते हैं, ठीक है। तो यदि कोई कण, जैसे यहां पर A पर कोई कण है, इसका द्रव्यमान m है, तो यदि कोई कण किसी घूर्णन अक्ष के प्रति घूर्णन गति कर रहा है तो इस कण का घूर्णन अक्ष के प्रति रेखीय संवेग का जो आघूर्ण होगा उसी को हम कोणीय संवेग कहते हैं। तो रेखीय संवेग का घूर्णन अक्ष के प्रति आघूर्ण कोणीय संवेग कहलाता है। सदिश राशि है ये, इसकी दिशा r और p दोनों के लंबवत है। कोणीय संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। विमा थी इसकी ml स्क्वायर t की पावर -1, ये बता दिया था आपको। फिर बलागुण टाउ था, तो बलागुण टाउ की हमने परिभाषा बतलाई थी, इसका सूत्र था R क्रॉस F, कि किसी बल द्वारा किसी कण को किसी अक्ष के प्रति घुमाने की प्रवृत्ति बलागुण कहलाती है। और इसका जो गणितीय परिभाषा थी वो क्या है कि यदि कोई बल किसी कण पे यहाँ पर आरोपित है और ये कण इस अक्ष के प्रति घूर्णन गति कर रहा है तो कण की घूर्णन अक्ष से दूरी, कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी और बल के गुणनफल को बलाघूर्ण कहते हैं। किसी कण की घूर्णन अक्ष से लंबवत दूरी और बल के गुणनफल को उस कण का घूर्णन अक्ष के प्रति बलाघूर्ण कहते हैं। इसे टाउ से प्रकट करते हैं। ये भी सदिश राशि है, इसकी दिशा r और f दोनों के लंबवत होती है। ये टाउ जो बलाघूर्ण है इसका मात्रक है न्यूटन मीटर, कार्य का मात्रक भी न्यूटन मीटर जूल या जूल आता है। तो कार्य अदिश राशि है जबकि बलागुण क्या है, सदिश राशि है। और इस बलागुण की विमा होती है ml स्क्वायर t की पावर -1। तो आज हम इन दोनों में L और टाउ में संबंध देखेंगे। इनके बीच का जो संबंध है वो है L यहां पर। अब इसको हम फाइंड आउट करेंगे, तो देखिए कैसे करेंगे। हम जानते हैं, जैसे हम ये मान रहे कि ये कोई कण है, ये इस z अक्ष के प्रति xy तल में क्या कर रहा है, घूर्णन गति कर रहा है। अब हम इसको मिटा सकते हैं यहाँ पे, इस चित्र को, ये वाला, ठीक है। तो यहां पर इस कण का मूल बिंदु के सापेक्ष स्थित सदिश वेक्टर r है। इस कण का द्रव्यमान m है, इसका यहां पर रेखीय वेग v है और इस कण का कोणीय संवेग L है। तो हम जानते हैं कोणीय संवेग L बराबर होता है वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो वैसे वैसे क्या होता है कि इसका जो पोजीशन वेक्टर है इसकी स्थिति में परिवर्तन आता है, ठीक है। और कोणीय वेग संवेग, इसमें रेखीय संवेग दोनों में परिवर्तन आता है। तो इससे क्या होगा कि समय के साथ साथ ये r और p चेंज होते हैं। इसका अर्थ है ये दोनों समय पे डिपेंड करते हैं, अतः हम इसका समय के सापेक्ष अवकलन करते हैं। तो समय के सापेक्ष अवकलन करने पे d बाई dt ऑफ L इक्वल टू d बाई dt ऑफ L का मतलब है L का यानी कोणीय संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन। तो जब r और p दोनों समय पे निर्भर कर रहे हैं तो कोणीय संवेग भी समय पर निर्भर करेगा, ठीक है। इसलिए हम समय के सापेक्ष इसका अवकलन कर रहे हैं। तो यहां पर d बाई dt ऑफ L बराबर d बाई dt ऑफ वेक्टर r क्रॉस वेक्टर p। अब इसका अवकलन कीजिए तो ये आ गया dl बाई dt बराबर, देखिए इसका अवकलन फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन। तो पहले इसका अवकलन कर रहे हैं हम, dr, r का अवकलन dr बाई dt क्रॉस वेक्टर p ऐसा लिखा जाएगा। फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन ऐसे लिखा जाएगा r क्रॉस
किसका अवकलन होगा? इस p का, dy dt ऑफ सेकंड फंक्शन p। इसका फॉर्मूला देखिए कि डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, पहला फलन इनटू दूसरा फलन का अवकलन क्या होगा? फर्स्ट फंक्शन का अवकलन यानी r का अवकलन dr बाई dt इनटू उस समय p कांस्टेंट की तरह आएगा, फिर प्लस फर्स्ट फंक्शन ये कांस्टेंट की तरह आएगा इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड फंक्शन यानी dp बाई dt, p का समय के सापेक्ष अवकलन, p का d बाई dt का होगा dp बाई dt, यानी अवकलन दोनों का होगा, पर जब एक का अवकलन होगा दूसरा उसमें खाली इनटू में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमने अवकलन कर लिया। अब देखिए क्या चीज है, ये आ गया dl बाई dt इक्वल्स टू, ये क्या है? dr बाई dt, ये है स्थिर सदिश का समय के सापेक्ष अवकलन या विस्थापन का समय के सापेक्ष अवकलन या दूरी का समय के सापेक्ष अवकलन या त्रिज्य सदिश का समय के सापेक्ष अवकलन। ये सूत्र है एक्चुअल में वेग का। ठीक है, अगर हम कहेंगे यहां पर इस कण का वेग, तो वेग v बराबर हो जाएगा वेक्टर dr बाई वेक्टर, ये वेक्टर dr बाई ये dr बाई dt, वेक्टर v बराबर होगा d वेक्टर r बाई dt, यानी r का t के सापेक्ष अवकलन ये वेक्टर v आ जाएगा। तो वेग v बराबर होगा dr बाई dt, तो हम इसके स्थान पे वेग v लिख सकते हैं v इंटू p प्लस वेक्टर r और dp बाई dt, dp बाई dt, p क्या है? रेखीय संवेग, t क्या है? समय। तो रेखीय संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन या रेखीय संवेग का समय के साथ बदलने की दर, इसका मीनिंग क्या होता है कि p का t के साथ बदलने की दर, अर्थात रेखीय संवेग का समय के साथ बदलने की दर। तो ये क्या कहलाता है? ये कहलाता है बल। हमने गति के द्वितीय नियम में पढ़ा है कि बल बराबर कि किसी पिंड पर लगाया गया बल, उस पिंड के किसी पिंड पर लगाया गया बल उसके रेखीय संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। तो माना रेखीय संवेग परिवर्तन की दर क्या है यहां पर आ रही? dp बाई dt। तो किसी इस कण पर लगाया गया बल, अगर इस पे बल F लग रहा है जिसके अंतर्गत ये घूर्णन गति कर रहा है, तो ये बल क्या होगा? ये बल होगा रेखीय संवेग के परिवर्तन की दर के बराबर, अर्थात F बराबर dp बाई dt। ये F बराबर हमने नहीं पढ़ा था, डेल्टा p अपॉन डेल्टा t। रेखीय संवेग का समय के सापेक्ष अवकलन या रेखीय संवेग का समय के साथ परिवर्तन की दर ये बल के बराबर होता है। तो जब ये डेल्टा टी बहुत सूक्ष्म होगा, टेंड्स टू 0 होगा, तो डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी dp बाई dt में कन्वर्ट हो जाता है। तो सीधा सा मतलब है dp बाई dt के स्थान पे क्या लिखेंगे? f। तो हमने dp बाई dt के स्थान पे यहाँ पे f लिख देना है। ये f भी क्या है? सदिश राशि है, बल सदिश राशि है। अब जो है हमारे यहाँ पे फॉर्मूला इस रूप में आ गया। अब जो है यहाँ पे देखिए dl बाई dt इक्वल टू v क्रॉस p। तो v क्रॉस p, p मतलब इस कण का रेखीय संवेग। तो p बराबर क्या होता है? p बराबर होता है m इंटू v। तो वेक्टर p बराबर m इंटू वेक्टर v। तो p के स्थान पर हम लिख देंगे m इंटू वेक्टर v प्लस r क्रॉस f। ये r क्रॉस f क्या था? बलाघूर्ण टाउ। हमने पढ़ा था बलाघूर्ण टाउ है, अगर तो बलाघूर्ण टाउ बराबर होता है r क्रॉस f। ये था सूत्र। r क्रॉस f के स्थान पे बलाघूर्ण टाउ रख देंगे। माना इस कण का बलाघूर्ण टाउ है, जब ये घूर्णन गति कर रहा है जेड अक्ष के प्रति, तो इसका बलाघूर्ण टाउ है, तो r क्रॉस f टाउ का सूत्र होता है, r क्रॉस f के स्थान पे टाउ आ जाएगा। अब जो है यहाँ पे हमने r क्रॉस f के स्थान पे टाउ लिख दिया। अब इसको देखिए v क्रॉस m इंटू v, ये क्या होगा? m अदिश राशि है, अचर संख्या, ये इसको हम बाहर लिख सकते हैं, ये लिखा जाएगा m बाहर लिख देंगे कोष्ठ से, ये आएगा कोष्ठ में क्या? v क्रॉस v प्लस टाउ, और ये आ जाएगा dl बाई dt। अब इसको आगे देखिए dl बाई dt इक्वल्स टू m इंटू ये v क्रॉस v, v मतलब रेखीय वेग, सदिश राशि है, ये भी क्या? रेखीय वेग, एक जैसे वेक्टर है।
तो समान वेक्टरों का यहाँ पर सदिश गुणनफल हो रहा है, तो इसका मान क्या होता है 0। क्यों? क्योंकि वेक्टर ए के साथ जो सदिश गुणा होगा उसका सूत्र क्या होगा, a इंटू साइन, और इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, समान वेक्टर के बीच का एंगल 0 होता है, ए और ए के बीच का एंगल 0 होगा, इंटू क्या आएगा n कैप। तो इससे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, ये 0 आ जाएगा। तो क्योंकि दो समान वेक्टरों का सदिश गुणनफल हमेशा शून्य होता है, शून्य सदिश होता है वो, तो ये आ जाएगा 0, ठीक है, बराबर और प्लस टाउ। तो यहां पर हमने देखा कि dl बाई dt, ये dl बाई dt बराबर आ गया शून्य सदिश प्लस टाउ, तो ये आ जाएगा ओनली टाउ, क्योंकि ये 0 आ जाएगा। dl बाई dt बराबर ये 0 हो जाएगा, 0 या वेक्टर फॉर्म में शून्य सदिश प्लस टाउ, तो शून्य सदिश में टाउ जोड़ने पे ये टाउ आएगा, या अर्थात ये क्या चीज है, dl बाई dt, l क्या है कोणीय संवेग, ये क्या t क्या है समय, तो कोणीय संवेग के समय के साथ परिवर्तन की दर, ये इसका मतलब है dl बाई dt का। तो कोणीय संवेग के समय के साथ बदलने की दर बड़ा गुण के बराबर होती है। तो dl बाई dt का मतलब हम लिख रहे हैं यहाँ पे, इसका मतलब लिख रहे हैं यहाँ पे कि कोणीय संवेग परिवर्तन, कोणीय संवेग परिवर्तन की समय दर या दर भी ले सकते हैं, बराबर किसके बराबर होती है, ये होती है बला गुण के बराबर। बला गुण टाउ के बराबर। हमारे पास यहां से निष्कर्ष निकल गया कि यदि कोई कण घूर्णन अक्ष के प्रति घूर्णन गति कर रहा है तो इस कण पर आरोपित बलागुण कोणीय संवेग परिवर्तन की दर के बराबर होता है। अब इसके बाद यदि ये जो बलागुण है टाउ, ये क्या हो जाए, शून्य हो जाए, यदि किसी विशेष कंडीशन में कोई किसी कण पर आरोपित बाह्य बलागुण शून्य हो जाए, आंतरिक बलागुण शून्य होते हैं पिंड के, परंतु यदि बाह्य बलागुण शून्य हो जाए तो तब इस सूत्र से dl बाई dt ये बराबर भी क्या आ जाएगा 0, और dl बाई dt बराबर 0 का मतलब है कि L का t के सापेक्ष अवकलन 0 आ रहा है, अर्थात L के t के साथ बदलने की दर शून्य आ रही है। तो इसका क्या होगा, अवकलन किसका शून्य होता है, अचर संख्या का, अर्थात L क्या रहा होगा, अचर रहा होगा, यह समय के साथ नहीं बदल रहा होगा, इसीलिए इसके परिवर्तन की दर शून्य आ गई। तो dl बाई dt इक्वल टू 0 का अर्थ है कि L क्या है, अचर है, L अचर है समय। तो यहां से निष्कर्ष आ गया हमारे पास कि यदि कोई कण इस प्रकार से घूर्णन गति कर रहा है कि उस पर बाह्य बलागुण शून्य है, तो ऐसी स्थिति में कण का कोणीय संवेग अचर रहता है। तो इस नियम को हम कहते हैं कोणीय संवेग संरक्षण का नियम, कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम। कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम। इसमें क्या है, यदि किसी कण पर आरोपित बलागुण शून्य हो, किसी प्रकार का बलागुण आरोपित ना हो रहा हो, तो कण का कोणीय संवेग सदैव अचर रहता है। जैसे ग्रहों की गति में होता है
कि ग्रह जब तारे के चारों ओर चक्कर लगाते हैं तो उस दौरान इन पर कोई बलागुण आरोपित नहीं होता है। तो बलागुण आरोपित न होने पर इनका कोणीय संवेग क्या रहता है, अचर रहता है। कोणीय संवेग अचर रहता है, इसीलिए हमने अभी थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि L बराबर 2m इंटू डेल्टा A अपॉन डेल्टा T, ये पढ़ा था। अब मैंने कहा था कैपलर के ग्रह संबंधी द्वितीय नियम निकलेगा से, तो देखिए कैसे, यहां से अगर हम डेल्टा A अपॉन डेल्टा T का मान निकालें तो यह आएगा L अपॉन 2m। इससे यदि L अचर हो जाए, क्योंकि ग्रह जब तारे के चारों ओर वृत्तीय गति या दीर्घवृत्तीय पथ पर गति करते हैं तो इन पर बलागुण शून्य होता है। ऐसी स्थिति में क्या होगा, इनका घूर्णन गति के दौरान, इन ग्रहों की घूर्णन गति के दौरान इनका कोणीय संवेग अचर रहेगा। तो कोणीय संवेग अचर रहेगा मतलब L अचर हो गया, ठीक है। उस ग्रह का अपना द्रव्यमान भी क्या होगा, अचर होगा। तो L अचर है, द्रव्यमान m अचर है, तो इसका अर्थ है कि L अपॉन 2m भी क्या है, अचर है। ये परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो L अपॉन 2m क्या आ गया, अचर हो गया। तो इसका सीधा सा अर्थ हो गया कि डेल्टा A अपॉन डेल्टा T भी क्या हो गया, अचर। डेल्टा A अपॉन डेल्टा T का मतलब क्षेत्रीय चाल, तो तब क्षेत्रीय चाल भी क्या रहेगी, अचर रहेगी। सीधा सा यहां पर यह बात क्लियर हो गई कि यदि बलागुण शून्य है तो कोणीय संवेग अचर रहेगा, कोणीय संवेग अचर रहेगा तो क्षेत्रीय चाल भी अचर रहेगी, जो कि ग्रहों की गति में क्षेत्रीय चाल अचर रहती है। इसी को हम क्या कहते हैं, कैपलर के ग्रह संबंधी द्वितीय नियम कहते हैं। तो आज हमने यहां पर दृढ़ पिंडों की घूर्णन गति में कोणीय संवेग पढ़ा, कोणीय संवेग का भौतिक अर्थ या इसका ज्यामितीय महत्व क्या है ये पढ़ा, और कोणीय संवेग बलागुण के बीच संबंध निकाला, और कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम पढ़ा। कोणीय संवेग के संरक्षण का नियम क्या कि यदि कोई कण किसी अक्ष के प्रति घूर्णन गति कर रहा है और इस पर कोई बलागुण आरोपित नहीं हो रहा है तो कण का कोणीय संवेग सदैव अचर रहता है। ऐसी स्थिति में कण की क्षेत्रीय चाल भी क्या रहती है, अचर रहती है। थैंक यू।